अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्स पर है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अभी तक आप लोगों ने जो डेटा टाइप्स देखे हैं उसमें इंटीजर्स देखे हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देखे हैं, कैरेक्टर्स देखे हैं। इसके साथ आपने एरेज देखी थी और उनको यूज़ करने के लिए पॉइंटर्स भी देखे थे। तो स्ट्रक्चर्स एक नई डेटा टाइप बनाने के लिए आपके पास सी ने ऑप्शन दी है, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो ये कुछ लेक्चर आउटलाइन है उसकी ब्रीफ सी। पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और फिर स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोग्राम को बता रहे होते हैं कि जिस तरह आप इंटीजर्स को आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन आपने फंक्शंस की डिक्लेरेशंस देखी थी कि फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके बाद आप उसको एक जगह पे डिफ़ाइन करते हैं। आमतौर पर जब हम प्रोटोटाइप देते हैं किसी फंक्शन का, दैट इज़ द डिक्लेरेशन, और फिर जब डेफिनेशन होती है तो आप उसकी एक्चुअल बॉडी डालते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स की डिक्लेरेशन और उनकी डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, डिफ़ाइन उसको कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं। मेमोरी में स्ट्रक्चर्स किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं, ये भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे। स्ट्रक्चर्स के अंदर मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्या सिंटेक्स होता है उसको हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज़ किस तरह करते हैं और उसको स्ट्रक्चर्स को अगर हम पास करना चाहें एज आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस, तो ये भी आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। जो मज़ीद टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्या स्ट्रक्चर्स की एरेज किस तरह बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स किस तरह से होते हैं, वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा जी, तो देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या है। स्ट्रक्चर्स इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, ये दो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं मैंने यहाँ पे, यूज़र डिफाइंड को और डेटा टाइप को। डेटा टाइप आपको पता है कि मुख्तलिफ़ तरह की डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा रख सकते हैं, जैसा कि कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं, एरेज़ हैं, इसी तरह से इंटीजर्स हैं, इंटीजर एरेज़ हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट एरेज़ हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सी के प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए आप वेरिएबल्स बनाते हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर आप अपना डेटा रखते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी सी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्ज़ी की एक टाइप डिफ़ाइन करें। उसको भी हम देखते हैं। स्ट्रक्चर्स आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा था, अगर हमें होल नंबर्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, तो उसके लिए हम इंट डेटा टाइप रखते हैं। अगर हमें कुछ कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं तो यूजुअली हम उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप रख लेते हैं। ये भी आपको पता है कि कैरेक्टर बैक एंड पे असल में एक इंटीजर ही सेव हो रहा होता है, और आस्की टेबल है वो जो कन्वर्ट करता है बिटवीन इट्स इंटीजर वैल्यू और जो स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एरेज़ के अंदर आपके पास होमोजीनियस डेटा होता है। अगर आप इंटीजर की एरे बनाते हैं तो सारे एलिमेंट्स उसके इंटीजर्स होंगे। कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो सारे एलिमेंट्स उसके कैरेक्टर टाइप के होंगे। ये नहीं हो सकता कि मिक्स एंड मैच कर लें कि दो एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हो जाएं, दो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएं, एक कैरेक्टर हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एरेज़ आपको अलाउ नहीं करती सी में। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आमतौर पर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लेट्स से कि एक कंपनी का एम्प्लॉई है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हर एम्प्लॉई के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एक उसकी एम्प्लॉई आईडी है जिसको हम सी में इंटीजर की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसका नाम है जिसको हम कैरेक्टर अरे की सूरत में सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी कुछ सैलरी है जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की सूरत में सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिगर में दो एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। एक का नाम मोहसिन है जिसकी आईडी 45 है, एक का नाम जीशान है जिसकी आईडी 48 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप ये सारा डेटा एक एम्प्लॉई से रिलेटेड, उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी सैलरी, उन सब को कंबाइन करके एक डेटा टाइप वेरिएबल में सेव करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर हम स्ट्रक्चर्स ना यूज़ करें, अगर हम इसको यूँ देख लेते हैं कि अगर स्ट्रक्चर्स ना हो तो इस तरह का डेटा, रिकॉर्ड्स का डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए सी में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, हमारे पास हम एरे ऑफ आईडीज़ बना सकते हैं इंटीजर टाइप की, हम एरे ऑफ नेम्स बना सकते हैं, ये एक 2D एरे बन जाएगी कैरेक्टर्स की। ठीक है, इसी तरह हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की एक एरे बना सकते हैं जिसके अंदर हम सैलरी स्टोर कर लें। ठीक है, उसकी इन तीनों के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल में तस्वीर इमेज दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एरेज आर वन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग स्ट्रक्चर्स।
लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये अप्रोच आप देखें तो ये इतनी ट्रिवियल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि आप एक एम्प्लॉई को एक्सेस करें जिसका इंडेक्स 48 है, जिसकी आईडी 48 है, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा, पहले एरे की आईडी के अंदर तलाश करना होगा कि जहाँ पर 48 है उसका इंडेक्स क्या है, इस एरे के अंदर जहाँ पर 48 रखा हुआ है उसका इंडेक्स क्या है। आप उससे इंडेक्स रिट्रीव करेंगे, इंडेक्स मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे अच्छा दूसरी जो 2D एरे है, एरे ऑफ नेम्स, उसके अंदर इंडेक्स लेट्स से कि इंडेक्स 9 पे मिला था आपको 48 आईडी, तो उस इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स 9 के ऊपर जाके आप उसका नेम रिट्रीव करेंगे। फिर तीसरी एरे को एक्सेस करेंगे, तीसरी एरे के इंडेक्स 9 पे जाके उसकी सैलरी एक्सेस करेंगे। तो एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए आपको 3 डिफरेंट एरेज़ एक्सेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरह की एरेज़ बनाना मुश्किल भी है। अब मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड डिलीट करना है दरमियान में से, तो पहले एक एरे के अंदर जाके इसको डिलीट करेंगे इंडेक्स 9 पर उसकी आईडी को, फिर दूसरी एरे में जाके उसके इंडेक्स 9 पे जाके उसके नाम को डिलीट करेंगे, फिर तीसरी एरे को एक्सेस करेंगे, उसके नंबर 9 पे जाके उसके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसकी सैलरी है उसको डिलीट करेंगे। तो उसको बनाना भी कम्बरसम है, उसको किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करना वो भी मुश्किल है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमें इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिक्लेरेशन, एक्सेस, एडिशन एंड रिमूवल, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि आप अपने कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपका इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी में इसके लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं होती। तो पहली चीज़ ये कि उसके लिए सी में स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। आप लिखते हैं स्ट्रक्ट और उसके बाद एक टैग देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉई, ये इसका टैग है, ठीक है। तो इट डिक्लेयर्स अ न्यू डेटा टाइप विद मोर देन 1 मेंबर, हम उसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स उसके रख सकते हैं। और ये जो टैग है आगे चल के हम देखेंगे कि ये बाज़ केसेस में ऑप्शनल होता है। अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि हम ये टैग हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन सी इसको अलाउ करता है कि ये टैग हमारा ऑप्शनल हो, ठीक है। ईच मेंबर डेफिनेशन इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन। इसके अंदर जितने मेंबर्स आप चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको आप जिस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विदाउट इनिशियलाइजिंग दैट वेरिएबल, उस तरह से आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पे इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम, ये एक एरे है जिसके अंदर 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फ्लोट सैलरी, ठीक है। द क्लोजिंग ब्रेसेस, द ब्रेस इन द स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। तो इसके अंदर ये जो सेमीकोलन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा, आगे टैग लिखा, उसके बाद ये आपने स्टार्ट की कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर अपने सारे मेंबर्स को डिफ़ाइन किया। इनको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते इस जगह पर, सिर्फ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सेमीकोलन डाल दिया। तो स्ट्रक्चर्स आर यूजुअली डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स आउटसाइड एनी फंक्शन और द मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी, मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड। जब आपने ये टाइप डिफ़ाइन की है तो इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। मेमोरी तब एलोकेट होगी जब आप इसके अगेंस्ट कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। ये जो नाम लिखा हुआ है ना एम्प्लॉई, ये टाइप को बताने के लिए है कि स्ट्रक्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, एक इंटीजर होगा, एक एरे होगी कैरेक्टर टाइप की और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। इनके कॉम्बिनेशन से एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, ये वो चीज़ डिक्लेयर हुई है। मेमोरी के अंदर अभी इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं हुई। अच्छा, डिफाइनिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ये नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है कि आपने डिक्लेयर कर दिया अपने स्ट्रक्चर को, अब आप उसके अंदर उसके वेरिएबल्स बना सकें। जब आप अपने वेरिएबल्स बनाएंगे स्ट्रक्चर के तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। 2 तरीके से बेसिकली हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला, ये ऊपर वाले इसको देख लेते हैं। इसके अंदर शुरू में तो बिल्कुल आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है और डिक्लेरेशन या सेमीकोलन के ऊपर ख़त्म हो रही है, जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, इसके बाद सेमीकोलन आ रहा है, यहाँ पे पहुँच के डिक्लेरेशन ख़त्म होगी। उसके बाद स्ट्रक्ट का कीवर्ड फॉलोड बाय द टैग एम्प्लॉई। उसके बाद जितने वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर करना चाहूँ या डिफ़ाइन करना चाहूँ, जितने वेरिएबल्स मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे EMP1 EMP2 के नाम से
दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, तो मेमोरी में इन दोनों के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। EMP1 के लिए भी स्पेस एलोकेट हो जाएगी, इसी तरह EMP2 के लिए भी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। कितनी स्पेस एलोकेट होगी वो अभी हम देखते हैं। तो ये एक तरीका है अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने का, कि आपने स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन को सेपरेट लिखा और फिर उस डिक्लेरेशन को यूज़ करते हुए आपने दो वेरिएबल्स अलग अलग से डिफ़ाइन कर दिए अलग प्रोग्राम की लाइन में। दूसरा तरीका ये है कि आप इस स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन और उसके वेरिएबल्स की डेफिनेशन इनको कंबाइन कर दें ना सिंगल स्टेप। ये इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन ये भी सी में अलाउड है। वो तरीका इस तरह से है कि आप जब स्ट्रक्ट एम्प्लॉई और उसके अंदर उसके मेंबर्स को डिफ़ाइन कर चुकें, डिक्लेयर कर चुकें, तो सेमीकोलन के बाद फिर आप EMP1 EMP2 जितने भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं वो डिक्लेयर करके उसके बाद एक ही दफ़ा सेमीकोलन से इसको क्लोज करें। तो इसमें आपने स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन और ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी डेफिनेशन, इनको आपने कंबाइन कर दिया ना सिंगल स्टेप। और इसी की एक एक्सटेंशन है, वो इधर लेफ़्ट साइड पे दिखाई है कि आप इसमें इस टैग को ओमिट कर दें, जो एम्प्लॉई टैग था इसको ओमिट कर दें, स्ट्रक्ट लिखें, कीवर्ड, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर मेंबर्स डिफ़ाइन करें, मेंबर्स डिफ़ाइन करें और उसके बाद EMP1 EMP2 दो वेरिएबल्स आपने स्ट्रक्चर टाइप के अपने डिफ़ाइन कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेमोरी में क्या हो रहा है, ठीक है। ये फिगर जावा पॉइंट से ली गई है। इसमें देखें ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, इसके अंदर इंटीजर ID, कैरेक्टर नेम और फ्लोट सैलरी, ये तीन मेंबर्स हैं इसके। स्ट्रक्ट इसका कीवर्ड है और एम्प्लॉई इसका टैग है, ठीक है। जब आपने इंटीजर आपको पता है 4 बाइट्स लेता है और कैरेक्टर सिंगल बाइट लेता है, और फ्लोट सैलरी, तो फ्लोट जो है वो भी आपका 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट होता है सी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी के अंदर ये जो फिगर दिखाई है इसके अंदर मेमोरी में दिखाया हुआ है कि मेमोरी में इंटीजर उसके लिए 4 बाइट्स हैं, नेम के लिए 10 बाइट्स हैं। असल में यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा डिस्पैरिटी है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर नेम 50, इसका मतलब है कि 50 बाइट्स होंगी, तो यहाँ पर 50 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन नेम के लिए 50 बाइट्स हो गई। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो ये फिगर उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती कि नेम के लिए 10 बाइट्स हैं। और उसके बाद सैलरी स्टोर करने के लिए अगेन 4 बाइट्स हैं, जिसमें हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे इधर लिखा हुआ है इसके अंदर ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर नेम के साथ 10 लिखा हुआ है। तो अगर आप साइज़ ऑफ एम्प्लॉई EMP, यहाँ पे एक वेरिएबल EMP डिक्लेयर किया है, अगर आप साइज़ ऑफ EMP कॉल करें तो किस तरह से कंप्यूट होता है कि 4 बाइट्स आपके पास इंटीजर की, 10 बाइट्स नेम के लिए और 4 बाइट्स आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए, इन सब को ऐड करें तो ये 18 बाइट्स बन जाती हैं, ठीक हो गया। तो मेमोरी में इस तरह से इसके लिए स्पेस एलोकेट होती है। अच्छा, हमने अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया और उसके वेरिएबल्स एम्प्लॉई1 एम्प्लॉई2 डिफ़ाइन कर दिए। जब हमने EMP1 EMP2 डिफ़ाइन किए तो इनकी ID में गार्बेज वैल्यू पड़ी है, नेम में गार्बेज वैल्यू पड़ी है, सैलरी में गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ऑल्दो कि वो मेमोरी उनको एलोकेट हो गई है। तो इनको इनिशियलाइज़ करना, उसके लिए हमें इन मेंबर्स को एक्सेस करना है। तो वो उनकी एक्सेस किस तरह होगी, उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर होता है और एक एरो ऑपरेटर होता है। एरो ऑपरेटर हम लोग पॉइंटर्स के साथ यूज़ करते हैं और डॉट ऑपरेटर बाय वैल्यू जब हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तब हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो पहले डॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं। हम लोग वेरिएबल का नाम EMP1 डॉट और उसके बाद जो फील्ड है, जो मेंबर है उसका जो नाम हमने रखा हुआ है वो नाम हम एक्सेस कर लेंगे। EMP1.id इज़ इक्वल टू 45। तो इस तरह से ये जो वेरिएबल मेमोरी में EMP1 बना है और इनिशियली उसके अंदर गार्बेज वैल्यू थी, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उस ID के अंदर वैल्यू 45 आ जाएगी, ठीक है। इट वुड बी असाइन अ वैल्यू 45। इसी तरह EMP2 की ID 48 हमने असाइन कर दी, ठीक है। अगर हम इस ID को रीड करना चाहें, ये भी एक्सेस में आता है, तो हम इसी तरह किसी वेरिएबल में कॉपी करना चाहें, लेट्स से इंटीजर x इज इक्वल टू EMP1.id करेंगे तो जो ID इसको असाइन की थी EMP1 को वो कॉपी हो जाएगी x के अंदर,
इस एग्जांपल में emp1.id 45 हमने असाइन किया था, तो int x के अंदर 45 वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। आगे जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप उसको एक सिंगल लाइन में इनिशियलाइज कर दें यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स जो ऊपर दिखाया हुआ है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर है पेशेंट, इसका टैग है, इसके अंदर इसकी हाइट, इसका वेट और इसकी एज, ठीक है। वेट इसको इंटीजर टाइप दिया हुआ है, हाइट इसकी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप दी हुई है और एज इसकी एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में यहाँ पर स्ट्रक्चर पेशेंट P1 वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू, जब P1 को डिक्लेयर किया साथ ही उसको डिफ़ाइन करके, P1 को जहाँ डिफ़ाइन किया वहीं उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। P1 इज़ इक्वल टू 180.75, इसकी हाइट हो गई इन सेंटीमीटर्स, और उसके बाद दूसरा वेट आ गया और एज उसकी 23 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से उसकी वैल्यूज़ को आप इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका इनिशियलाइज़ करने का ये है कि आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करके इनिशियलाइज़ कर लें। फॉर एग्जांपल P1.height, P1.weight इज़ इक्वल टू दिस, P1.age इज़ इक्वल टू 23, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करें और उनकी वैल्यू असाइन करके उनको इनिशियलाइज़ कर दें। अच्छा, एक चीज़ कि जब आप अपने स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसके मेंबर्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उनको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों? कि यह हमें पता है कि जब हम स्ट्रक्चर पॉइंट और इस तरह से अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, और इनिशियलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट हो। आप उसके अंदर कोई ज़ीरो डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब उसके लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं हुई तो विदाउट एलोकेशन ऑफ द स्पेस आप उसको इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए इस पर आपको कंपाइलर आपका एरर दे देगा। अच्छा जी, अगली चीज़ आप देख लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट से कुछ स्ट्रक्चर्स आ गए और उनको हम यूज़ करना चाहते हैं विद फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टूडेंट की आईडी, उसका नाम और उसकी परसेंटेज वगैरह सेव करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम एक फ़ंक्शन ऐसा बना लें जिसके अंदर हम लोग उसका रिकॉर्ड प्रिंट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक पास बाय वैल्यू, ये जो नीचे फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर वैल, ये आपको बाय वैल्यू आप स्ट्रक्चर स्टूडेंट रिकॉर्ड ये बाय वैल्यू पास कर रहे हैं और इसके अंदर डॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्रिंट एफ ID इज़ %d\n record.id, देखिए रिकॉर्ड इनपुट पर आ रहा है, रिकॉर्ड इनपुट पर आ रहा है और इसको आप डॉट ऑपरेटर के साथ उसके मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं और ID प्रिंट करा ली, उसका नाम एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा लिया और उसकी परसेंटेज, उसके जो ग्रेड्स हैं वो आपने प्रिंट करा लिए। दूसरा जो मेथड है जिसके अंदर आप बाय रेफरेंस पास करते हैं, तो उसके अंदर आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स अब आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन इसको मज़ीद हम डिटेल में हम देखेंगे। तो आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टैटिक, यहाँ तक तो ये पॉइंटर आ गया और पॉइंटर का नाम रिकॉर्ड है, ठीक है। और रिकॉर्ड इसके साथ, ये रिकॉर्ड चूँकि यहाँ पर पॉइंटर है तो इसके साथ डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ होगा, इसके साथ एरो ऑपरेटर यूज़ होगा, जो एक हाइफन और ये ग्रेटर दैन का साइन कंबाइन करके इसको हम एरो ऑपरेटर कहते हैं। तो रिकॉर्ड एरो ID, रिकॉर्ड एरो नेम, रिकॉर्ड एरो परसेंटेज, बाकी जो लेफ़्ट पर चीज़ें वो सेम हैं। ID इज़ %d, नेम इज़ %s, परसेंटेज इज़ %f। और यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर के प्रिंट स्टूडेंट वैल्यू, यहाँ पर इसको बाय वैल्यू हमने एक रिकॉर्ड के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, इस लाइन में हम उसको बाय वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पर उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, वो है हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो ओवरव्यू था हमारा स्ट्रक्चर्स का। अब हम इसकी कुछ कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं, ये इसके रेफरेंसेस हैं। लेट्स से कि हमारे पास सी का एक प्रोग्राम है और वही जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से अपना स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया। जिस तरह आपको लेक्चर में बताया था कि इसको हम आम तौर पे सारे फंक्शन से बाहर, हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन है
और दो फंक्शंस प्रिंट स्टूडेंट वैल्यू, प्रिंट स्टूडेंट रेफरेंस, ये दो फंक्शंस और हैं, ये तीन फंक्शंस हैं। और ये फंक्शन मेन के अलावा जो तो फंक्शंस हैं उनकी प्रोटोटाइप्स हैं। और यहाँ पर ऊपर हमने अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और हमने अभी इसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन नहीं किए, वेरिएबल्स यूज़ नहीं किए, ये सिर्फ स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद हमारे दो प्रोटोटाइप्स लिखे हुए हैं दोनों फंक्शंस के। मेन में क्या कर रहे हैं, मेन में हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है। हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से बताया कि हम ये वाला स्ट्रक्चर जो ऊपर है ये यूज़ करने लगे हैं। ये टाइप यूज़ करते हुए हम अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे S1, S2 और S3 ये तीन वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए। S1 अनइनिशियलाइज्ड है, S2 अनइनिशियलाइज्ड है और S3 को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया जब हमने इसको डिफ़ाइन किया। यहाँ पे S3 डिफ़ाइन हो रहा है, साथ ही हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके अंदर पहला जो मेंबर था दैट वाज ID, तो S3 की ID 3 हो गई, S3 का नाम अली हो गया और S3 की जो परसेंटेज थी मार्क्स वो 85.6 हमने यहाँ पर इसको असाइन कर दिए डेफिनेशन के वक्त। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप लिखते हैं इंटीजर x, y और z इज़ इक्वल टू 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने x, y दो वेरिएबल्स लिए, इनको डिफ़ाइन किया लेकिन इनको इनिशियलाइज़ नहीं किया और z को इनिशियलाइज़ कर दिया, उसको कोई वैल्यू दे दी। बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद स्ट्रक्चर्स इन लाइन नंबर 16। लाइन नंबर 18 में आपने S1.id इसको इनिशियलाइज़ किया, S1 की ID को 1 वैल्यू असाइन की, उसके अंदर नेम को वैल्यू हमज़ा असाइन किया और उसकी जो परसेंटेज थी उसको वैल्यू 86.5 असाइन की। ये दूसरा मेथड हो गया वैल्यू असाइन करने का, एक इनिशियलाइजेशन के वक्त, एक इंडिविजुअल हम एक्सेस करके कर सकते हैं। और उसके बाद हम उनको प्रिंट करा के देख लेते हैं। लेट्स इसको बिल्ड करते हैं प्रोग्राम को। इसके अंदर हम स्ट्रिंग नीचे वार्निंग दे रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन strcpy, वो फंक्शन स्ट्रिंग में होता है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h, ठीक है। तो ये वार्निंग ख़त्म हो जानी चाहिए। अनयूज्ड वेरिएबल S2 कभी हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया, उसके ऊपर वार्निंग दे रहा है, अभी हम उसको यूज़ करेंगे तो वार्निंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया प्रिंट स्टूडेंट्स अंडरस्कोर वैल, इसको बाय वैल्यू हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है S1 और दूसरे को हमने S3 का एड्रेस पास किया क्योंकि ये बाय रेफरेंस या पॉइंटर यूज़ करता है, ठीक है। ये आप पहले देख चुके हैं। ये फंक्शन बाय वैल्यू इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहा है। जब आपने यहाँ पे कॉल किया लाइन नंबर 23 में प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर वैल S1, तो S1 की जो एक कॉपी थी वो रिकॉर्ड के अंदर आ गई, रिकॉर्ड के अंदर S1 कॉपी हो गया और फिर record.id, record.name, record.percentage के आपने आर्ग्यूमेंट दिए printf को और ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। बाय रेफरेंस के अंदर यहाँ पर आप देखें हमने एड्रेस ऑफ S3 दिया है, यानी बाय रेफरेंस हमने उसको पास किया है। तो रिकॉर्ड ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर इस पॉइंटर का नाम रिकॉर्ड है और इसके अंदर S3 का एड्रेस कॉपी हो गया है, ठीक है। और चूंकि एक पॉइंटर है और पॉइंटर के साथ हम एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एरो ऑपरेटर आगे फील्ड का नाम, तो रिकॉर्ड एरो ID, रिकॉर्ड एरो नेम, रिकॉर्ड एरो परसेंटेज ये दिए हैं और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस बारी बारी यहाँ पे लाइन नंबर 23 एंड लाइन नंबर 24 पे कॉल हो रहे हैं और इस तरह से ID इज़ 1 प्रिंट हो गया, नेम इज़ हमज़ा, परसेंटेज इज़ 86.5, ID इज़ 3, नेम इज़ अली, परसेंटेज 85.6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चीज़ आपको प्रिंट हो गई। अच्छा, एक काम हम और कर सकते हैं। लेट्स से भी हमने इसमें S2 यूज़ नहीं किया, हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। हम कहते हैं printf एंटर ID या एंटर स्टूडेंट ID, ठीक है, और scanf कर लेते हैं, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और परसेंटेज D और इसके अंदर S2.id
इसी तरह से हम यहाँ पर कहते हैं कि एंटर स्टूडेंट नेम और परसेंटेज एस आ जाएगा और यहाँ पे नेम आ गया। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि स्टूडेंट की परसेंटेज एंटर कर दें, ठीक है। और परसेंटेज इसकी जो तीसरा मेंबर था दैट वाज परसेंटेज, और ये परसेंटेज जो है दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट, तो हमने इसको परसेंटेज एफ कर दिया। अब इसको बिल्ड करते हैं और रन कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है क्या इशू आ रहा है, हाँ जब हम स्कैन करेंगे तो इसके साथ एड्रेस देना होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, हमने इसको एड्रेस देना है स्कैन एफ के अंदर, जिस तरह आप पहले स्कैन एफ को यूज़ करते रहे। इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं। एंटर स्टूडेंट आईडी 2 कर दी, स्टूडेंट नेम जाहिद कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट परसेंटेज ये बहुत लाइक स्टूडेंट है 95.7 मार्क्स इसके आगे, ठीक है। अभी हमने इसको प्रिंट नहीं कराया हुआ, इसलिए कुछ चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं इसको दोबारा प्रिंट कराना चाहता हूँ और अब के मैं S2 भी प्रिंट कराना चाहता हूँ। दोबारा से रन कर लेते हैं। स्टूडेंट ID 2, नेम जाहिद, परसेंटेज 95.7 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ID इज़ 1 हमज़ा, ID इज़ 2 जाहिद, ID 3 इज़ अली। तो तीनों स्ट्रक्चर्स हमारे बारी बारी प्रिंट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है वो ये कि आप अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक अलहदा फ़ाइल में रखें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन है उसको एक अलग फ़ाइल में रखें। और ये मेरे पास एक फ़ाइल है माई स्ट्रक्ट्स के नाम से, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स डिफ़ाइन हुए हैं, एक बुक के नाम से स्ट्रक्चर, बुक्स के नाम से स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हुआ है, एम्प्लॉई के नाम से, पेशेंट के नाम से, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से। इस फ़ाइल को मैं चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में ऐड कर दूँ, ठीक है। तो मैं ऐड फाइल्स में जाऊँगा, mystructs.h इसको ऐड कर दूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा #include। जो फ़ाइल आप रेगुलर पाथ में जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ नहीं रख रहे, बल्कि आप अपने प्रोग्राम के साथ रखते हैं, उसको आप डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। फ़ाइल का नाम है my_structs.h फ़ाइल का नाम का, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। अब इसको बिल्ड कर लेते हैं। और बिल्ड करके इसको रन कर लेते हैं। लेट्स से ID 2, इसका नाम जाहिद और परसेंटेज 95.7। तो हमारे पास ID इज़ 1, नेम इज़ हमज़ा, परसेंटेज 86। और इसी तरह नेम 2 में ID इज़ 2, नेम इज़ जाहिद, परसेंटेज इज़ 95, so on and so forth। तो इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के लिए आमतौर पे हम अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स की डिक्लेरेशन आ जाती है, इसको हम इंक्लूड करा लेते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर हम उसको जहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं उसके वेरिएबल्स, और फिर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं और हम उनको इस केस में हमने अपने रिकॉर्ड को प्रिंट कराने के लिए 2 फंक्शंस बना लिए। एक बाय वैल्यू आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रक्चर और दूसरा बाय रेफरेंस लेता है। और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर एरेज़ को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो गया।